हैं ससवार जो मैदानी जंग में लड़ते हैं, वो तीव्र कार्य की क्या जो घुटनों के बल चलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी का एन मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज की क्लास आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के जो तृतीय पेपर हमारा है ज्ञान और पाठ्यक्रम, इसके सेकेंड यूनिट अर्थात दूसरी इकाई का आज लास्ट वीडियो है। इसके साथ आपकी दूसरी इकाई समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और यह दूसरी इकाई में बहुत ही मुख्य चीज है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, पाठ्यक्रम प्रारूप के विविध उपागम। हम पाठ्यक्रम प्रारूप के विविध उपागम की आज क्लास में चर्चा करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। हम समझेंगे कि पाठ्यक्रम प्रारूप होता क्या है और इसके जो विविध उपागम है, जो अप्रोच हैं, ठीक है, वेरियस अप्रोच जो इसके हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आज क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए पाठ्यक्रम प्रारूप, जैसा कि मैं कहता हूं कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके अर्थ को समझिए कि पाठ्यक्रम प्रारूप है क्या। पाठ्यक्रम प्रारूप जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं करिकुलम डिजाइन। देखिए पाठ्यक्रम प्रारूप जो है, जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, प्रारूप बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं कि हमें यह करना, जैसे आपको मन संचालन ही करना अपने विद्यालय में, तो आप क्या करते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं कि सबसे पहले यह लड़का आएगा गीत गाएगा, यह लड़की आएगी भाषण प्रस्तुत करेगी, इसके बाद दीप प्रज्वलन होगा, इसके बाद जैसे जैसे ऊपर होता है फिर अध्यक्ष जी इसकी समाप्ति करेंगे, जैसे भी है। तो आप क्या करते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं। शादी विवाह भी होता है तो आप होता है पहले यह होगा, फिर पहले नाश्ता चलेगा, फिर खाना चलेगा, उसके बाद यह ठंडा चलेगा, ठीक है, पेप्सी कॉफी जो भी है, तो आपका ये सब चलेंगे। तो क्या होता है, वहाँ पे एक रूपरेखा बनाई जाती है। उसी तरह जहाँ पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो यहाँ भी एक रूपरेखा का निर्माण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम प्रारूप। ठीक है, यानी कि करिकुलम डिजाइन। देखिए पाठ्यक्रम प्रारूप अर्थात पाठ्यक्रम की व्यवस्थित रूपरेखा। पाठ्यक्रम प्रारूप का अर्थ क्या है कि पाठ्यक्रम की व्यवस्थित सिस्टमैटिक जो है रूपरेखा, जिसमें निर्माण से मूल्यांकन तक की सारी प्रक्रिया का समावेश होता है। यानी कि पाठ्यक्रम प्रारूप जो होता है उसमें वह पाठ्यक्रम का एक व्यवस्थित रूपरेखा होता है, सिस्टमैटिक डिजाइन होता है, जिसमें कि उसके निर्माण से लेकर पाठ्यक्रम के बनने से लेकर के और पाठ्यक्रम के मूल्यांकन तक की सारी प्रक्रियाएं निहित होती हैं। जिस पाठ्यक्रम में उसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम प्रारूप। यानी पाठ्यक्रम बना और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हो गया, यहाँ तक करने में जो भी आपके स्टेप आए हैं वे सभी स्टेप किसमें आएंगे, करिकुलम डिजाइन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखिए आप समझेंगे पाठ्यक्रम प्रारूप के कौन कौन से तत्व होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट्स आपका होता है, जब पाठ्यक्रम प्रारूप का निर्माण किया जाता है तो उसमें पहला एलिमेंट्स आपका होता है समाज व शिक्षार्थी का संरचनात्मक ढांचा। यानी समाज और शिक्षार्थी का संरचनात्मक ढांचा है क्या। यानी कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें विद्यार्थी और समाज की आवश्यकताओं, रुचियों, ठीक है, और पर्यावरणीय वातावरण, ठीक है, जो चल रहा है उसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसीलिए वह इसके एलिमेंट्स में शामिल है। ये इसको इफेक्टिव करता है, यानी प्रभावित करता है। कौन, समाज और शिक्षार्थी पाठ्यक्रम प्रारूप को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये इसके तत्व हैं। देखिए दूसरा तत्व हमारा है लक्ष्य व उद्देश्य। दूसरा लक्ष्य क्या है, दूसरा है पाठ्यक्रम प्रारूप के एलिमेंट्स में दूसरा हमारा है लक्ष्य व उद्देश्य। देखिए लक्ष्य व उद्देश्य की बात अगर करें तो इसमें पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि जो हमारा शिक्षा है, जो हमारी विषय वस्तु है, उसका लक्ष्य क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, इसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे हम बीएड की ही बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए, बीएड की बात बाद में करिएगा। सबसे पहले चीज समझिए कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या होता है। ये बहुत ही मुख्य चीज है, बहुत ही बारीक चीज है। बच्चे बता नहीं पाते हैं, थर्ड सेमेस्टर जाएंगे सर पूछ देंगे, बता नहीं पाएंगे कि लक्ष्य उद्देश्य में होता क्या है अंतर। तो देखिए कई सारे छोटे छोटे उद्देश्यों को क्या करते हैं, मिला करके लक्ष्य बनता है। जैसे हमारा फिलहाल उद्देश्य है कि हम बीएड प्रथम सेमेस्टर को पास कर लें।
ठीक, उसके बाद हमारा क्या उद्देश्य बनेगा कि हम बीएड द्वितीय सेमेस्टर को पास कर लें। फिर हमारा उद्देश्य क्या बनेगा कि हम थर्ड सेमेस्टर में होने वाले टेट की परीक्षा को भी पास कर लें। फिर अगला हमारा उद्देश्य क्या बनेगा कि हम थर्ड सेमेस्टर को पास कर लें। फिर अगला उद्देश्य क्या बनेगा कि हम फोर्थ सेमेस्टर को पास कर लें और सी टेट या सुपर टेट का एग्जाम भी पास कर लें, क्वालिफाई हो जाए। तो ये सब हमारा क्या है, छोटे छोटे उद्देश्यों को, देखिए कई सारे छोटे छोटे उद्देश्यों को जब हम पार करते जाते हैं तब जाकर के हमें अपने गोल यानी कि लक्ष्य, एम, एम का क्या होता है, प्राप्ति होता है, तब हम अपने एम को अचीव करते हैं। ठीक है, तो यानी कई सारे छोटे छोटे उद्देश्यों को मिला करके क्या बनता है, लक्ष्य बनता है। ठीक, हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें शिक्षक बनना है। भाई बीएड कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए तो कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कह रहा हूं कि आज आप शिक्षक बनने के लिए कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है, शिक्षक बनना, और इसके लिए आप किन उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं पास करते हुए जा रहे हैं। तो ये कई सारे छोटे छोटे उद्देश्यों को मिलाकर के लक्ष्य की प्राप्ति की होती है। ठीक, तो ये समझ गए आप लक्ष्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं। अब देखिए मैं बता रहा था कि पाठ्यक्रम प्रारूप के तत्वों में दूसरा तत्व है लक्ष्य व उद्देश्य। तो लक्ष्य व उद्देश्य को ध्यान में रख करके आपके विषय वस्तु, आपका जो पाठ्यक्रम है यह आपके विषय वस्तु के लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रख करके कि आपका लक्ष्य क्या है और आपके उद्देश्य फिलहाल में क्या है, उसको ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया जाता है। किसका, पाठ्यक्रम प्रारूप का, करिकुलम डिजाइन का। ठीक, देखिए तीसरे तत्व क्या है, विषय वस्तु का चयन। अब पाठ्यक्रम प्रारूप के तत्वों में तीसरा हमारा है कि विषय वस्तु का चयन, यानी कि विषय वस्तु का चयन भी इस हिसाब से किया जाता है जो कि बालकों के अनुकूल हो। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं बीएड एमएड कर रहे हैं और हमें मिल गया अब फार्मेसी का, ठीक है, फार्मेसी का सिलेबस मिल गया, अब उसमें जो विषय वस्तु हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो फार्मेसी के आ गए, तब वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा, हमारा पाठ्यक्रम गलत हो जाएगा। बच्चे कहेंगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आउट ऑफ जो सिलेबस होता है, जो आउट ऑफ करिकुलम होगा आपके, वो कैसे होता है, इसीलिए होता है कि जब विषय वस्तु का चयन जब विषय वस्तु का चयन गलत कर देते हैं तो पाठ्यक्रम प्रारूप बिगड़ जाता है। ठीक है, और वह आउट ऑफ सिलेबस कहा जाने लगता है। तो देखिए यही मैं बता रहा था कि पहला हमारा क्या होगा, विद्यार्थी व समाज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया लक्ष्य व उद्देश्य, तीसरा है विषय वस्तु का चयन, और चौथा है क्रियान्वयन की विधि। यानी क्रियान्वयन विधि जो है ये भी पाठ्यक्रम प्रारूप का एक तत्व है, ये भी एक एलिमेंट है करिकुलम डिजाइन का। आप कहेंगे सर क्रियान्वयन की विधि क्या है, क्रियान्वयन की विधि यह है कि जब हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जो हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें क्रियान्वयन की विधि का भी ख्याल रखना चाहिए। क्रियान्वयन की विधि का मतलब ये है कि हम जो भी शिक्षक पढ़ाएगा क्लासरूम में, तो वह इस चीज को किस प्रकार से प्रतिपादित करेगा, बच्चों किस तरह से समझाएगा, उन चीजों का किन किन चीजों का उसमें समावेश करना है, उनका ध्यान रखा जाता है। जैसे हम बीएड को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बीएड का जब पाठ्यक्रम प्रारूप बना होगा तो उसमें यह रखा होगा कि इसको क्रियान्वित कैसे करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या डालना है, सेकेंड सेमेस्टर में टीचिंग डालनी कि नहीं डालनी है, थर्ड सेमेस्टर में कौन सी मेगा है, माइक्रो है, कौन सी है, कौन सी टीचिंग डालनी है, इसका सब क्या होता है, वहाँ पे निर्णय लिया जाता है। तो किसमें आएगा, वह क्रियान्वयन की विधि में आता है। और सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन। ठीक है, जब मूल्यांकन की बात आती है तो मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रारूप का भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, और इसी के आधार पे आपका पूरा पाठ्यक्रम प्रारूप क्या होता है, निर्भर होता है। अगर मूल्यांकन सही से हो गया तो आपका जो करिकुलम डिजाइन है वो क्या है, द बेस्ट है। अगर मूल्यांकन सही से नहीं हो पाया, अगर आपने अकॉर्डिंग टू करिकुलम पढ़ा है, ठीक है, और आपने अच्छे नंबर नहीं ला पाए हैं, जिसका मतलब है कि वह जो पाठ्यक्रम प्रारूप है वो क्या है, कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, कहीं ना उसमें कहीं कमियां हैं। तो यह हो गया, कितने आते हैं, 5 स्टेप होते हैं, यानी 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं किसके, करिकुलम डिजाइन के। पहला समाज व शिक्षार्थी, दूसरा लक्ष्य व उद्देश्य, तीसरा हमारा है क्या, विषय वस्तु, चौथा है क्रियान्वयन की विधि, और पांचवा है मूल्यांकन। ठीक है, समझ में आया होगा आप सभी को। तो यह हो गया पाठ्यक्रम प्रारूप के तत्व की बात हमने कर ली। पाठ्यक्रम प्रारूप क्या होता है इसको हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि पाठ्यक्रम प्रारूप के विविध उपागम में कौन कौन से उपागम होते हैं।
देखिए 3 उपागम होते हैं, जिसमें कि आपको प्रथम सेमेस्टर में इस साल सिर्फ 2 ही उपागमों का अध्ययन करना है, जिसमें कि पहला हमारा है व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य, ठीक है, दूसरा है संरचनावादी और तीसरा है संज्ञानवादी, ठीक है। तो आपको इसमें से व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना है और उसके बाद संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना है। व्यवहारवादी और संरचनावादी का अध्ययन करना है। संज्ञानवादी जो है, ये जो हमारा संज्ञानवादी है, इसका आपको अध्ययन इस सेमेस्टर में नहीं करना है, इसीलिए यह सिलेबस से कट गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस 25% क्या हुआ है, घट गया है, इसीलिए संज्ञानवादी का अध्ययन नहीं करना है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य होता क्या है। व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य का अर्थ यह है कि व्यवहारवादी कहते हैं कि यह व्यवहारों पर ज्यादा जोर देते हैं और अनुभवों पे भी जोर देते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ भी है, व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम अनुभव के बाद व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि व्यवहारवादी यह कहते हैं कि व्यक्ति या बालक जब अनुभव करता है, क्या करता है, अनुभव करता है, तब उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसे कोई विशेष कार्य करने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका व्यवहार क्या है, गलत ढंग से है। लेकिन जब उसे वह चीज समझ में आ जाएगी कि यह चीज कैसे प्रतिपादित हो रही है, ठीक है, तो वह क्या करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक, तो यही कह रहा है कि व्यवहारवादी के अनुसार अधिगम अनुभव के बाद व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखिए, पाठ्यक्रम प्रारूप में किसी विशिष्ट विषय के अधिगम लक्ष्य तथा उद्देश्य समाहित रहते हैं। जो पाठ्यक्रम प्रारूप होता है, ठीक है, जो हमारा करिकुलम डिजाइन है, इसमें किसी विशिष्ट विषय, इसमें जो भी आपका विषय है, जिस विषय का आप पाठ्यक्रम प्रारूप बना रहे हैं, पाठ्यक्रम प्रारूप का निर्माण किया जा रहा है, तो ये कह रहा है पाठ्यक्रम प्रारूप में किसी विशिष्ट विषय के अधिगम लक्ष्य तथा उद्देश्य समाहित रहते हैं। यानी कि वो जो पाठ्यक्रम प्रारूप होता है, उसमें किसी भी विषय के क्या होते हैं, लक्ष्य समाहित होते हैं और उस विषय के उद्देश्य भी समाहित रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया तत्व में। आगे देखिए, इस उपागम में बच्चे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु को क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं। वे अभ्यास व पुनरावृत्ति के द्वारा अपने अधिगम में सुधार करते हैं। देखिए इसमें शिक्षक क्या करता है, व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य में इसमें शिक्षक क्या करता है कि बच्चों को सिखाने के लिए कई सारी अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है। वो ऐसे ऐसी विधियों का प्रयोग करेगा जैसे कि बच्चे जो चीज है उसको जल्दी अधिगम कर सके। ठीक है, और जब वो बच्चे अधिगम करते हैं, ठीक है, तो शिक्षक भी तन मन से पढ़ाना, अपना पढ़ाई का कार्य जारी रखता है। ठीक है, तो देखिए वही कह रहा है कि इस उपागम में बच्चे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, दोहराते हैं, पुनः स्मरण करते हैं। वे अभ्यास और पुनरावृत्ति द्वारा किया गया, वह क्या से द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, वह पुनरावृत्ति के द्वारा, रिवीजन के द्वारा अपने अधिगम में सुधार करते हैं। यानी कि जब उन्हें विषय वस्तु अपना नहीं समझ आता है, ठीक है, तो वे क्या करते हैं, उसको दोहराते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्रदर्शित करते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो वे क्या करते हैं, जो चीज सीखी हुए रहते हैं बालक, उसको फिर से शो करते हैं। ठीक, शो अगेन करते हैं। आगे देखिए, बालक का आकलन, अब यह तो हो गया पढ़ाई की बात, अब होगा उसे टेस्ट की बात। क्या है, बालक का आकलन मूलतः लिखित ज्ञान व परीक्षण के द्वारा किया जाता है। यानी बालक का जो हम टेस्ट लेते हैं वह कैसे लेते हैं, रिटेन टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जिससे, अब टेस्ट से क्या जानकारी मिलती है, देखिए, जिससे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि बालक ने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है या नहीं। मतलब बालक का टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि बालक ने जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति कर ली है या नहीं कर ली है, इसलिए बालक का इसमें टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे जानेंगे कि व्यवहारवादी के बाद हमारा अगला है संरचनावादी परिप्रेक्ष्य क्या है। समझ में आया होगा आप सभी को, आशा करता हूं। नहीं समझ आया फिर ही बताइए।
देखिए संरचनावादी परिपेक्ष क्या है। देखिए संरचनावादी परिपेक्ष मतलब यह है कि बालक पूर्व ज्ञान से, यहाँ पे क्या है कि बालक पूर्व ज्ञान से क्या करता है, अपने नवीन ज्ञान को जोड़ता है, ठीक है, और नवीन ज्ञान को जोड़ करके अपनी ज्ञान में क्या करता है, संशोधन करते हुए नए ज्ञान का अर्जन करता है, ठीक है। ये क्या, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान को जोड़ करके अपने जो पहले से पूर्व ज्ञान सीखा है उसको क्या करता है, समझ लीजिए तो उसे व्यवस्थित करता है, ठीक है, उसे क्या करता है, व्यवस्थित करता है। जैसे कि मान लीजिए हम यह जानते थे कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हम द बेस्ट हैं, ठीक, ये हमारा क्या है, हमारा पूर्व ज्ञान है, ठीक है। अब उसमें क्या आ गया, नवीन ज्ञान आ गया, ठीक। अब नवीन ज्ञान क्या आ गया कि हम ये कार्य कर रहे थे तो इसमें एक त्रुटि हम कर रहे थे लेकिन हमें पता नहीं थी, तो किसी ने आके बता दिया कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, आप जो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं इसमें आप ये गलती कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक रुमाल यहाँ पे रख करके पढ़ाना चाहिए, ठीक। अब हमने क्या किया कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ लिया, अब हम यहाँ पे रुमाल खोस के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, तो क्या हो गया कि समझ लीजिए पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को हमने जोड़ लिया और ये ज्ञान क्या हो गया, व्यवस्थित एक सिस्टमैटिक ढंग में हो गया। तो वही कह रहा है कि पूर्व ज्ञान ऐसा आधार होता है जिस पर नए ज्ञान की रचना होती है। क्यों, क्योंकि बालकों का जो अनुभव होता है वह कई जगहों पे क्या होता है, कई जगहों से भिन्न भिन्न होता है। बालकों का जो अनुभव होता है, बालक का जो अनुभव होता है वो हर जगहों से क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि बालक जो हैं वे हमेशा एक ही जगह से नहीं आते, क्योंकि सबके घर की स्थिति परिस्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है, और जब घर की स्थितियां और परिस्थितियां अलग अलग होंगी तो सामान्य है कि भाई उनका जो व्यवहार होगा वह अलग अलग होगा। इसीलिए कह रहा है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को रचनावादी परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जाता है। यह अनुभवों और प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, जरा महत्व देते हैं, अनुभवों को क्या करते हैं, ये रचनावादी महत्व देते हैं। इसके बाद समझिए, रचनावाद में मुख्य धारा विद्यार्थी शिक्षक प्रक्रियाओं के द्वारा उनमें परिवर्तन लाता है, यानी कि संरचनावादी क्या करते हैं कि यह शिक्षण कार्य द्वारा, यह मानते हैं कि शिक्षण कार्य द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में क्या ला सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसके लिए इन्होंने दो प्रकार के किसका उपागमों का क्या किया, वर्णन किया, ठीक, किसका वर्णन किया, दो प्रकार के उपागमों का वर्णन किया। देखेंगे कौन कौन से हमारे, पहला है विद्यार्थी केंद्रित, पहला है विद्यार्थी केंद्रित उपागम। आप जैसा कैसे नाम से समझ रहे होंगे कि विद्यार्थी केंद्रित उपागम का अर्थ क्या है, यानी कि इसमें विद्यार्थी क्या है, केंद्र बिंदु है, ठीक है, इसे विद्यार्थी क्या है, केंद्र बिंदु है। इससे विद्यार्थी की आवश्यकताएं, रुचि, ठीक है, उसके मन और उसके क्या कहते हैं, उसके व्यवहार को केंद्र बिंदु मान करके इसमें पाठ्यक्रम की रचना की जाती है, ठीक है, किसी रचना की जाती है, पाठ्यक्रम की रचना की जाती है, और वे प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो बच्चों के व्यवहार में उन्नतशील परिवर्तन ला सके, ठीक है। तो ये विद्यार्थी केंद्रित उपागम हो गया किसके अंतर्गत, संरचनावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, ठीक। और दूसरा इन्होंने क्या बताया, गतिविधि केंद्रित उपागम, इन्होंने दूसरा बताया कि गतिविधि केंद्रित उपागम होता है, गतिविधि केंद्रित उपागम। और गतिविधि केंद्रित उपागम में क्या होगा, जैसे गतिविधि केंद्रित का उपागम का मतलब यह है कि वह उपागम जिसने कि बच्चा खेल खेल में सीख सके, गतिविधि करे और क्या करे, ज्ञानार्जन भी करे। जैसे आप सभी देखे होंगे प्राइमरी स्कूलों की दीवारों पर ऐसे उसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल करके चित्र बने हुए होते हैं, उनकी जो जमीन होती है, जो फर्श होता है उसमें ऐसे 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 करके बना होता है, उसमें गिनतियां लिखी हुई रहती हैं, 1 2 3 4 5 6, बच्चे इस पे चलते जाते हैं पैर रख के और वे गिनती भी सीखते जाते हैं और क्या करते हैं, अपने रास्ते को तय करते हैं, खेलते भी रहते हैं। तो खेल खेल में यानी गतिविधि केंद्रित उपागम, यानी कि वह अप्रोच
जिसमें बालक गेम के द्वारा क्या कर सके, ज्ञानार्जन कर सके, खेल के द्वारा ज्ञानार्जन कर सके, वह गतिविधि केंद्रित उपागम कहलाती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ करके ज्ञान को व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद इसमें बालकों का अनुभव भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि वे भिन्न भिन्न जगहों से आते हैं। इसमें शिक्षण कार्य पर जोर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए जोर दिया जाता है कि इनका मानना है कि शिक्षण कार्य द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है, इसलिए शिक्षण कार्य पर इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें 2 उपागम है, ठीक है, कौन कौन? पहला विद्यार्थी केंद्रित उपागम, जिसमें कि विद्यार्थी की विचारधाराएं, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य, उसके जो व्यवहार हैं और उसकी रुचियां, इन सभी को केंद्र में मान करके और ऐसे पाठ्यक्रम की रचना की जाती है जिससे कि उनकी रुचियों का विकास किया जा सके। और दूसरा है गतिविधि केंद्रित उपागम, जिसमें कि विद्यार्थी को गतिविधि यानी कि खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई जाती है। और इसमें को करिकुलम एक्टिविटी यानी कि अगर कहें तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, कौन कौन? पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वह शामिल होती हैं। जैसे कि आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको बस शिक्षक बनाया जा रहा है तो बस आपको पढ़ाया जाएगा, आपसे गीत भी गवाया जा सकता है, मन संचालन किया जा सकता है, भाषण देने के लिए आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो आपकी सारी कलाओं का विकास करना, तो ये किस में आता है? गतिविधि केंद्रित में आता है। और जो रटन शिक्षा होती है वो किस में आती है? वो विद्यार्थी केंद्रित उपागम में आती है। तो इस तरह से आज की सेकेंड यूनिट जो है पाठ्यक्रम प्रारूप के विविध उपागम के अंतर्गत हमने संरचनावादी उपागम का अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद हमने संरचनावादी के साथ साथ व्यवहारवादी उपागम की भी चर्चा की। और इस तरह से आज का यह सेकेंड यूनिट आपके थर्ड पेपर का समाप्त होता है। अब थर्ड यूनिट हम स्टार्ट तब करेंगे जब हम अपने सेकेंड पेपर जो मनोविज्ञान का है उसको हम उसके फोर्थ पेपर तक जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इसकी अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।